हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टूडेंट एजुकेशन यूपीएससी। दोस्तों, आज है तारीख 7 सितंबर 2025 और दिन है रविवार। आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की जुलाई महीने की मैगजीन को। दोस्तों, इससे पहले हमने जुलाई महीने की मैगजीन का जो सिक्योरिटी का सेक्शन है, यानी कि जो सिक्योरिटी सेक्शन में जो टॉपिक्स हैं उन सभी को एक क्लास में कवर कर लिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाकर उस क्लास को देखें, और जो भी हमारे भाई नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, यानी कि ऑन कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज हम इसके आधे टॉपिक्स को एक बार कवर करेंगे, इस क्लास में कवर करेंगे, और जो बाकी बचे आधे टॉपिक्स होंगे उनको एक और क्लास आ जाएगी जिसमें आपके साथ वो डिस्कस कर लिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस बार जो टॉपिक्स वो बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो लगभग लगभग 4 घंटे की क्लास बन जाएगी। तो 2 घंटे हम एक पार्ट कवर करेंगे और 2 घंटे में एक पार्ट कवर करेंगे। तो आज हम 2 घंटे की क्लास लेने जा रहे हैं। जो भी साथी अभी जुड़े हुए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हालांकि देखो, जब मैंने सिक्योरिटी की क्लास ली थी तो मैंने इस क्लास के बारे में बोला था कि मैं आपको शायद 6 तारीख या शायद 3 तारीख को बोला था मैंने कि मैं भाई 3 सितंबर या 6 सितंबर को ये क्लास लेके आऊँगा। लेकिन जो हमारा एरिया है, हरियाणा की भिवानी से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है फ्लड के कारण। अगर आपने न्यूज़ देखी भी हो तो हरियाणा में जो फ्लड यानी कि बाढ़ आई हुई है, तो हमारा जो एरिया है वो फ्लड से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही प्रभावित है, जिसके कारण हमारे एरिया में इलेक्ट्रिक सप्लाई और इंटरनेट की जो सेवाएं थी वो बंद कर दी गई थी। क्योंकि दोस्तों बारिश के कारण जो बिजली की वायर थी, करंट आने का डर रहता था पानी की वजह से, इसलिए जो इलेक्ट्रिक सप्लाई और इंटरनेट सेवाएं जो कि बिल्कुल ही बाधित हो चुकी थी वो अब 3-4 दिन बाद अब चली हैं, जिसके कारण ही मैंने लैपटॉप चार्ज किया है और अब मैं आपकी क्लास लेने जा रहा हूँ। तो जो भी आपको असुविधा हुई है, हालांकि मेरे बहुत सारे भाई थे जो इस चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहे, अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आ रहे थे। आज मैंने देखा कि भाई 5-6 लोगों ने कमेंट कर रखे थे कि भैया दूसरी क्लास लाओ सर, दूसरी क्लास लाओ। तो आज मैं एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल तक आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। अभी 6 सितंबर के 11:58 हो रखे हैं, इतनी रात को आपकी क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। तो भाई मेरी मेहनत के लिए कृपया चैनल को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। क्योंकि भाई मेरे पेरेंट्स भी क्लास को मतलब कमेंट्स तो देखते हैं, क्लास को तो नहीं देखते, कमेंट्स तो देखते हैं कि बच्चे भाई क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो भाई अच्छे अच्छे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप किया करो, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। आपको मैगजीन खोल लेनी है, पेज नंबर 23 है शायद, आई थिंक 24 होगा फिर। देखो 24 पेज नंबर पर आ गए हैं हम। दोस्तों, एक बार क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप मैगजीन की क्लास कवर करने आते हो, मैगजीन की क्लास को करने आते हो, तो ये नहीं समझना कि भाई मैं पहली बार में जाके सब कुछ टॉपिक्स को पढ़ लूँगा, सब कुछ जो भी सारे टॉपिक्स हैं उनको मैं समझ जाऊँगा। इससे पहले आपको क्या करना है, एक बार जो टॉपिक, जैसे अब हम पहला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, तो आपको ना एक बार पहले टॉपिक की फर्स्ट रीडिंग ले लेनी है कि भाई मतलब हेडिंग हेडिंग पढ़ लेनी है, तो आपको ये पता चल जाएगा भाई क्या दिया गया है इस टॉपिक में। तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एक बच्चा जो सीधा रहा क्लास में, ना उसने टॉपिक देखा, बस क्लास को सुन के चला गया, तो ना तो उसको समझ आएगा और ना ही वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा अपने यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में। और जो ये आपकी मैगजीन है, आपको पता ही है कि जो बहुत सारे टॉपर्स हैं, आपने इंटरव्यू भी देखे होंगे भाई, टॉपर्स भी इस मैगजीन को सजेस्ट करते हैं क्योंकि ये मैगजीन है ही इतनी अच्छी। अब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मान लो, अब कंपैरिजन कर रहे हैं हम इस मैगजीन का और न्यूज़पेपर का। मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें आपने देखा कि जो इस लाइन में देखो मैगजीन में दे रखा है सुर्खियों में क्यों, तो आप जो न्यूज़पेपर में जो खबर पढ़ोगे ना, आप ये पढ़ोगे। मान लो आपने उसके इम्पोर्टेंस भी पढ़ लिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट भी पढ़ लिए, लेकिन आपको आपको वो कुछ टाइम बाद वो जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान नहीं रहेंगे। लेकिन जब आपके पास मैगजीन, आपने मैगजीन को अच्छे से पढ़ा है तो पॉइंट्स भी ध्यान रहेंगे, और ये भी पता होगा भाई कहाँ पर लिखे थे, तो वो माइंड में एक इमेज सी बन जाती है। ठीक है, तो ये मैगजीन इसलिए भी अच्छी है, और बहुत सारे टॉपर्स भी सजेस्ट करते हैं, तो टॉपर्स की मानना तो भाई कोई बात है गलत है ही नहीं। तो इतना तो आपको पता ही है। अब चलते हैं, लगभग 4-4.5 मिनट हो गए हैं आपके साथ डिस्कशन करते हुए। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो भारत यूनाइटेड किंगडम यानी कि भारत और यूके के बीच एक समझौता हुआ है जिसका नाम है सेटा समझौता, सीटा समझौता, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता। दोस्तों सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ये खबर सुर्खियों में थी क्यों। सुर्खियों में रह, एक मिनट यार पेन नहीं चल रहा, हाँ,
सुर्खियों में रहने का कारण क्या था कि भाई भारत और यूके ने एक समझौता किया है, सेटा समझौता। सेटा समझौता भारत और यूके के बीच हुआ है, जिसके कारण ये खबर सुर्खियों में रही। इस समझौते में जो दो मुख्य बातें हमें याद रखनी है, दो बातें याद रखनी है जो इस समझौते के तहत भारत और यूके के बीच हुई हैं। सबसे पहली जो बात है वो भारत यूके विजन 2035। भारत और यूके ने मिलकर विजन 2035 अपनाया है। भारत यूके विजन 2035 क्या है दोस्तों? देखो अभी साल चल रही है 2025 और ये विजन अपनाया है 2035, यानी कि आने वाले 10 सालों में दोनों देशों की क्या रणनीति रहेगी, कैसे ये आपस में सहयोग करेंगे, कैसे आपस में मिलकर जो नीतियां हैं वो डेवलप करेंगे ताकि दोनों का अच्छा विकास हो सके। तो भारतीयों के विजन यही है कि भारत और यूके दोनों देश मिलकर कैसे एक दूसरे के कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अपने आप को विकसित करेंगे, यानी कि एक दूसरे की मदद करेंगे। तो यही क्या है भारतीयों के विजन, यानी कि आने वाले दशक में, यानी कि आने वाले 10 सालों में अर्थव्यवस्था, तकनीक, रक्षा, जलवायु, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग का मार्गदर्शन करेंगे, यानी कि भारत और यूके मिलकर इन क्षेत्रों में अपने आप को सहयोग देंगे एक दूसरे को, ठीक है, और अच्छे से विकास कर पाएंगे। फिर जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी जो बात है वो क्या है, दोनों देशों ने मिलकर एक रक्षा औद्योगिक रोड मैप तैयार किया है। रक्षा औद्योगिक रोड मैप का क्या मतलब है? इसमें तीन बातों पर मुख्य जो तीन बात है उन पर जोर दिया गया है दोनों देशों के द्वारा कि भाई जो दोनों देश हैं वो रक्षा उपकरण एक साथ और डिजाइन करेंगे, एक साथ उनका विकास करेंगे और एक साथ ही उनका उत्पादन करेंगे। इन तीन बातों का मतलब क्या है कि भाई भारत और यूके मिलकर जो रक्षा उपकरण हैं, जो नए नए तकनीक पर आधारित जो डिफेंस वेपन्स हैं, उनको एक साथ पहले तो उनका डिजाइन बनाएंगे, फिर उनका विकास जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उसको विकसित करेंगे, जो कंपनियां हैं यहाँ की विकसित करेंगे और एक साथ ही ये दोनों मिलकर उत्पादन करेंगे। इससे दोनों देशों की सुरक्षा भी बढ़ेगी और जो आपस में तालमेल है वो भी अच्छा बना रहेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया कि भाई सुर्खियों में ये खबर क्यों थी, क्योंकि भारत और यूके के बीच में सेटा समझौता हुआ है जिसमें दो मुख्य बातें अपनाई गई हैं। सबसे पहली जो बात है वो भारत यूके विजन 2035 अपनाया है, जिसके तहत दोनों देश आपस में इन क्षेत्रों में सहयोग करेंगे, अर्थव्यवस्था, तकनीक, रक्षा, जलवायु, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर आपसी सहयोग करेंगे और दोनों का विकास आसान हो जाएगा, अच्छी तरीके से विकास होगा। दूसरी जो बात है, दोनों देशों ने रक्षा औद्योगिक रोड मैप जारी किया है, जिसके तहत दोनों देश जो डिफेंस वेपन रक्षा उपकरण है उनका सह डिजाइन, सह विकास और सह उत्पादन, यानी कि दोनों देश मिलकर जो रक्षा उपकरण है उनका एक साथ डिजाइन विकसित करेंगे, उनका विकास करेंगे रक्षा उपकरणों को और एक साथ उनका उत्पादन करेंगे। तो ये मुख्य बातें हमारी समझौते में हुई हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो विजन भारतीय के विजन 2035 अपनाया गया है कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखो आप अगले पेज पर चलोगे तो यहाँ पर दिया गया है कि जो भारत यूके विजन 2035 अपनाया गया है, इसमें 6 मुख्य क्षेत्र हैं जिन पर जोर दिया गया है। 6 प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक सहयोग करेंगे दोनों देश मिलकर। कौन कौन से क्षेत्र हैं? व्यापार है, प्रौद्योगिकी है, रक्षा, जलवायु, शिक्षा और लोगों के बीच संबंध, यानी कि 6 जो मुख्य क्षेत्र हैं, 6 फील्ड हैं जहाँ पर दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। सबसे पहला क्या है? विकास और व्यापार। एक मिनट, जूम नहीं हो रहा। सबसे पहला जो क्षेत्र है व्यापार और विकास, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों देश मिलकर व्यापार को इतना आसान बना देंगे, मतलब जो अभी जो बाधाएं हैं व्यापार में उनको उन बाधाओं को दूर कर देंगे दोनों देश मिलकर इस समझौते के तहत, और जो दोनों देशों का विकास है वो भी आसानी से हो पाएगा। तो सबसे पहली जो बात है, द्विपक्षीय व्यापार को तेजी से बढ़ाया जाएगा। जो आज के समय में जो व्यापार है, इन दोनों ने लक्ष्य रखा है कि मान लो आज 1% का व्यापार है तो 2035 तक ये 2% का व्यापार कर देंगे, यानी कि जो व्यापार है उसको डबल कर देंगे। आज भारत से यूके और यूके से भारत अगर 100 चीजें आयात निर्यात हो रही हैं तो 2035 तक ये 200 हो जाएंगी। तो वही आप मोटा मोटा कह सकते हो कि जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा और 2035 तक ये लक्ष्य है कि लगभग आप इसको डबल कर दोगे। फिर अलग दूसरा पॉइंट है वो है व्यापक द्विपक्षीय निवेश संधि को पूरा करना। दोनों देशों ने एक संधि अपनाई है, द्विपक्षीय निवेश संधि, यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। देखो दोस्तों, इस संधि का क्या मतलब होता है? इस संधि का मतलब है कि भारत कहता है, यूके कहता है कि भाई अगर हम भारत में निवेश कर रहे हैं तो भारतीय नहीं है उस जो निवेश का वो राष्ट्रीयकरण कर देगा। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जब दो देशों के बीच होती है तो दोनों देश आपस में ये रिलेशन बनाते हैं कि आप हमारे निवेश का राष्ट्रीयकरण नहीं करोगे। राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है कि भाई मान लो यूके की कंपनी भारत में आई वो भारत में स्थापित हुई, उसने 2-3 साल अच्छा बिजनेस चलाया, अब वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। अब भारत ने सोचा कि भाई चलो ये इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो कर रही है तो हम इसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, अपने हाथों में ले लेते हैं। अब भारत क्या करेगा? इस इंडस्ट्री को बोलेगा भाई आप हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, हमारे हाथों में कंपनी आ गई,
आप यूके जा सकते हो। तो इससे क्या होगा, कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, कंपनी को तो भाई नुकसान ही होगा। तो दोनों दोनों देशों ने ये संधि अपनाई है कि द्विपक्षीय निवेश संधि, कि भाई अगर मान लो यूके की कंपनी भारत में निवेश करती है तो भारत उसका राष्ट्रीयकरण नहीं करेगा, और सेम भारत की कंपनी अगर यूके में निवेश करती है तो यूके उसका राष्ट्रीयकरण नहीं करेगा। यानी इससे क्या होगा कि अच्छी अच्छी जो कंपनियां हैं, जो प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, वो एक दूसरे देश में स्थापित हो सकेंगी। ठीक है, तो आपको इसको मोटा मोटा पढ़ लेना, ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। सिंपल, साफ और सिंपल इसका मतलब यही है कि दोनों देश आपस में मिलकर क्या करेंगे, संबंधों को अच्छा करेंगे, व्यापार और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। तो विकास और व्यापार में समझ आ गया कि भाई हरित निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिससे नवाचार को बढ़ावा मिल सकेगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम स्थापित किए जाएंगे, और जो उद्यमिता है यानी कि उद्योग स्थापित ज़्यादा किए जाएंगे। मान लो भाई यूके की कंपनियां, यूके के उद्योग यहाँ पर आकर निवेश करेंगे और भारत के वहाँ पर जाकर निवेश करेंगे, तो उद्यमिता यानी कि उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, सॉरी, रक्षा और सुरक्षा के अगर क्षेत्र में हम बात करें तो क्या है, 10 वर्षीय रक्षा औद्योगिक रोड मैप अपनाया है, यानी कि 2035 तक, 2025 से लेकर हमने 2035 तक एक औद्योगिक रोड मैप अपनाया है, जिसके तहत सभी काम से भारत और यूके के बीच किए जाएंगे सभी काम। ठीक है, उन्नत रक्षा तकनीकी को संयुक्त विकास किया जाएगा। साथ ही जो हिंद प्रशांत समुद्री सुरक्षा उसको भी मजबूत किया जाएगा। आतंकवाद विरोधी जो घटनाएं होती हैं उनको कम किया जाएगा और सहयोग को मजबूत किया जाएगा। साइबर खतरों से निपटने के लिए जो दोनों देश हैं वो एक साथ संयुक्त रणनीति बनाएंगे मिलकर, ताकि इन साइबर खतरों को दूर किया जा सके, इनसे निपटा जा सके। दोनों देशों के सेनाओं के द्वारा सैन्य प्रशिक्षण संयुक्त रूप से किए जाएंगे और सैन्य अभ्यास भी है वो किए जाएंगे। तकनीकी नवाचार में अगर हम बात करें तो साफ सिंपल मतलब यही है कि 2035 तक ये लक्ष्य है कि दोनों देश मिलकर नई साइंस और टेक्नोलॉजी पर एक साथ काम करेंगे, चाहे वो एआई से संबंधित डाटा हो, चाहे एआई को विकसित करना हो, चाहे अगली पीढ़ी का दूरसंचार यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क, अब 5G चल रहा है, चाहे वो 6G लाना हो चाहे 7G लाना हो। ठीक है, यानी कि दोनों देश जो साइंस और टेक के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान हो गया, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में, दोनों ऐसे क्षेत्रों में भाई दोनों देश मिलकर एक साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। जलवायु और ऊर्जा की अगर हम बात करें तो भाई ग्रीन, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन, मतलब ग्रीन ग्रोथ कह सकते हो आप। ठीक है, कि भाई जो सीएफसी का जो उत्सर्जन है उसको कम किया जाएगा, ग्रीन प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन का विकास किया जाएगा, परमाणु ऊर्जा है को आगे बढ़ाया जाएगा। भाई साफ सिंपल मतलब यही है। आपको अगर ये पॉइंट आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर आपने मैगजीन को पढ़ा तो आपको ये समझ आ जाएगा भाई ओवरऑल जो इनका मतलब निकल रहा है वो क्या निकल रहा है। अरे यार माइक, ओवरऑल जो मतलब इनका निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि भाई दोनों देश आपस में मिलकर क्या करेंगे, सहयोग को बढ़ाएंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक माइक में तो मेरे इको मोड शो कर रहा है, क्या हो गया ये। हम्म, यार अब पता नहीं मेरे को, देखो क्लास अच्छे से रिकॉर्ड हुई है या नहीं। अब 15 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हो भी चुकी है। एक माइक में तो ये शो कर रहा था कि नॉइस कैंसिलेशन क्लियर हो चुका है, यानी कि नॉइस कैंसिलेशन हो रहा है। ठीक है, और दूसरे में ये रिसीवर में ये शो कर रहा है कि भाई नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। अगर आपको बैकग्राउंड की आवाज़ आ भी रही है तो आप भाई मैनेज कर लेना 10-15 मिनट के लिए, अगर हो गया हो तो। अगर बाय द वे अच्छा चल रहा है तो मेरे को तो पता नहीं, अगर अच्छा चल रहा है तो भी सही, अच्छा नहीं चल रहा तो भी आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपको आ रहा होगा नॉइस पीछे से तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया है, अगर अच्छे से समझ नहीं आया हो तो। सबसे पहला टॉपिक था भारत और यूके के बीच एक सेटा समझौता हुआ था। भारत और ब्रिटेन ने मान लो एक समझौता किया था जिसका नाम था सेटा। ये समझौता क्यों किया गया था, ताकि दोनों देशों की जो आर्थिक और व्यापारिक जो भागीदारी है उसको बढ़ावा दिया जा सके, दोनों की साझेदारी को मजबूत किया जा सके, और ये समझौता दोनों देशों के बीच एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इस समझौते में दो मुख्य बातें हुई थी। सबसे पहला जो था वो भारतीय के विजन 2035 अपनाया गया था, जिसके तहत दोनों देश आने वाले 10 सालों में इन क्षेत्रों में सहयोग यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये भारतीय के विजन 2035 था। इसके अलावा दोनों देशों ने एक रक्षा औद्योगिक रोड मैप जारी किया था, अपनाया था। इसका क्या उद्देश्य था कि दोनों देश डिफेंस सेक्टर में यानी कि रक्षा उपकरण एक साथ मिलकर डिजाइन करेंगे, एक साथ मिलकर उनका विकास करेंगे और एक साथ ही उनका उत्पादन करेंगे। ठीक है, ये अब तक मैंने पढ़ाया था। इसके अलावा जो भारतीय के विजन 2035, इसमें 6 प्रमुख क्षेत्रों पर
व्यापक सहयोग किया जाएगा। सबसे पहला क्षेत्र विकास और व्यापार, रक्षा और सुरक्षा और शिक्षा और कौशल साझेदारी, जलवायु और ऊर्जा, तकनीकी और नवाचार। ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इतना देखो, नॉइस कैंसिलेशन अगर होता है तो बिल्कुल साफ आवाज आ जाती है। नॉइस कैंसिलेशन नहीं होता तो इतनी तो आती है कि भाई आपको समझ आ जाए। अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, साफ सिंपल से मतलब आप देख लेना, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षा और कौशल साझेदारी। इसका क्या मतलब है? भारत में यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी कैंपस खोलना। इसका मतलब है कि सॉरी, ताकि विश्व स्तरीय शिक्षा तक आसानी से पहुंच मिल जाए। दोनों देशों ने, जो भारत और यूके ने विजन 2035 अपनाया है ना, इसके तहत क्या किया गया है कि जो यूके की कंपनियां हैं, जो शिक्षण संस्थान है यूके के, वो भारत में आएंगे और यहाँ पर कैंपस खोलेंगे, यानी कि यूके की यूनिवर्सिटी भारत में आएंगी, जिससे भारतीय जो स्टूडेंट्स है, भारतीय जो छात्र हैं, उनको विश्व स्तरीय शिक्षा तक आसानी तक पहुंच हो जाएगी। तो आप ये देखोगे कि शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कदम है भारत और यूके के बीच। साथ ही भारत और ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ते हुए संयुक्त डिग्री प्रोग्राम बनाना है। ये देखो आपके अगले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि संयुक्त डिग्री प्रोग्राम क्या है। बाकी मैं मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। मान लो भाई कोई कोर्स है, मान लो एक स्टूडेंट है जिसने भारत में कोर्स कर लिया कोई, ठीक है, उसने यहाँ पर डिग्री प्राप्त कर लिया, वो जाना चाहता है स्टूडेंट यूके, तो ये डिग्री ना उसको यूके में भी मान्य होगी। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर भारत की डिग्रियां मान्य नहीं होती, लेकिन यूके ने क्या कर दिया कि संयुक्त डिग्री प्रोग्राम के तहत अगर अपने भारत में ये कोई पढ़ाई कर रखी है तो वो पढ़ाई की जो डिग्री है वो यूके में भी मान्य होगी। सेम अगर कोई एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर है, वो अगर वो यूके में पढ़ाई करके आया है तो यूके की डिग्री भारत में मान्य होगी। तो यही क्या है, संयुक्त डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है। साथ ही हरित कौशल साझेदारी शुरू करना। इसका क्या मतलब है? ताकि ऐसे ही रणनीति बनाई जाएगी ताकि भाई जो ग्रीन ग्रोथ प्रोडक्शन है वो हो सके, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को भी हानि ना हो। ऐसे शिक्षण स्थान डेवलप किए जाएंगे ऐसी जगहों पर जहाँ पर एनवायरनमेंट को भी हानि ना हो और ग्रीन ग्रोथ प्रोडक्शन हो सके। युवाओं के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम को ग्रहण करना, सांस्कृतिक व पेशेवर संबंधों को मजबूत करना ही इसका उद्देश्य है। इस सेटा समझौते का, सॉरी, जो विजन 235 है, 2035, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पिछले ही पेज पर जो हमने डिस्कस नहीं किया था। अब है व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की मुख्य विशेषताएं। तो दोस्तों इन दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ है, आपने पढ़ लिया क्या क्या था। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे कि भाई दोनों देशों ने क्या क्या किया है। सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है व्यापक स्तर पर प्रशुल्क की समाप्ति और बाजार तक पहुंच। भाई दोनों देशों ने सेटा समझौता किया है कि व्यापार को सुलभ बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो प्रशुल्क समाप्ति, यानी कि टैक्स को समाप्त कर दिया है। तो भारत ने क्या, भारत के लगभग संपूर्ण व्यापार बास्केट को कवर करते हुए 99% से अधिक टैरिफ लाइनें समाप्त हो जाएंगी। यानी कि यूके ने क्या कर दिया है, जो टैरिफ लगता था वो लगभग टैरिफ समाप्त कर दिया, यानी कि 99% टैरिफ जो है वो समाप्त कर दिया है। इससे क्या होगा, जो दोनों देशों में सामान है वो जो सस्ता हो जाएगा और जो व्यापार है वो भी बढ़ जाएगा। साथ ही भारत ने क्या किया है, भारत ने भी अपनी लगभग 90% टैरिफ लाइनें खोल दी हैं, जो यूके के 91% निर्यात को कवर करती हैं। यानी कि जो लगभग सारा व्यापार है वो बिना टैक्स और कम टैक्स पर किया जाएगा। इसका मतलब यही है। फिर है संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा। भारत ने क्या किया है, जो हमारे कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन, अनाज, मिलेट, सोना और आभूषण, यानी जो कुछ सेंसिटिव एरिया हैं उसको भारत ने सुरक्षित रखा है, उन पर टैक्स खत्म नहीं किया है, ताकि जो हमारे भारत के किसान हैं और जो उद्योग हैं वो सुरक्षित रह सके। तो साफ सिंपल मतलब यही है कि भारत ने जो कुछ संवेदनशील क्षेत्र है, कुछ सेंसिटिव एरिया हैं, उन पर टैक्स को कम नहीं किया है, उनको सुरक्षित रखा है, ताकि जो विदेशी जो कंपनियां आएंगी वो हमारे जो इनको नुकसान न पहुंचा सके, हमारे किसान और उद्योग को नुकसान न पहुंचा सके। उसके बाद है द्विपक्षीय रोकथाम प्रावधान। घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचाने की संभावना वाली अचानक आयात वृद्धि पर नियंत्रण करने के उपाय अपनाए गए हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर किसी उत्पाद का आयात अचानक बहुत बढ़ जाता है तो हमारे जो घरेलू उद्योग है उसको नुकसान होने लगेगा। तो सरकार ने क्या किया है, नियंत्रण उपाय अपनाया है। और वह सरकार कब लागू करेगी, जब यूके से ज़्यादा आयात होने लगेगा। मान लो भाई कोई कम्युनिटी है, उसकी, मान लो दूध ही मान लो आप, ठीक है। अब भारत में भी दूध मिलता है, लेकिन यूके से भाई इतना ज़्यादा मात्रा में दूध वो होने लग गया, इम्पोर्ट होने लग गया कि भारत का दूध न बिके, ठीक है। तो भारत के जो घरेलू उद्योग हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको नुकसान होने लगेगा। तो भारत ने किया गया है, द्विपक्षीय रोकथाम प्रावधान किए हैं, जिसके तहत है जो अचानक आयात वृद्धि है उस पर नियंत्रण किया जा सके। यानी कि जो भारत सरकार ये कह सकती है कि भाई आपके देश से इतना ज़्यादा माल इंपोर्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा अधिक हो रहा है कि जिससे हमारे जो
क्या कह सकते हैं, हमारे जो किसान और जो औद्योगिक उद्योग हैं वो उनको नुकसान पहुंच रहा है, जो हमारे घरेलू उद्योग हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो आप हम इन पर टैक्स ज़्यादा कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो इनका इम्पोर्ट है वो गिर जाएगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो भारत ने द्विपक्षीय रक्षा उपाय प्रावधान किए हैं। ठीक, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र में क्या किया, दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर बाजार तक पहुंच। इसका क्या मतलब है कि जो भारत की जो कंपनियां जैसे आईटी, सॉरी टीसीएस, इन्फोसिस, भारत ने ये कर दिया कि भाई भारतीय जो कंपनियां हैं वो अब यूके में जाकर अपनी सेवाएं दे सकती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे वो वित्त सेवाएं हों, चाहे वो शिक्षा सेवाएं हों। ठीक है, ये सब भारतीय कंपनियां यूके में अपनी सेवा दे सकती हैं, उनको अधिक मौका मिलेगा यूके में जाने का। और सेम बिल्कुल एज इट इज़ क्या होगा, जो भारत भारत ने भी क्या किया, जो अपने 12 प्रमुख सेवा क्षेत्र हैं उनको खोल दिया है ताकि जो यूके की कंपनियां हैं वो भारत में आए और अपनी सेवाएं दें। इसका क्या मतलब है कि जो यूके की कंपनियां हैं वो भारत में आसानी से आ पाएंगी, आसानी से अपनी सेवाएं, बेहतर सेवाएं दे पाएंगी। ठीक है, तो ये सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है दोनों देशों के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें परस्पर मान्यता और पेशेवर गतिशीलता, पारस्परिक मान्यता समझौता, दोनों देशों ने एक वर्ष के भीतर नर्सिंग, लेखा शास्त्र और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक योग्यता को मान्यता देंगे। इसका क्या मतलब है कि भाई दोनों देशों ने क्या किया है कि अगर आप, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पर डिग्री कर लेता है भारत में तो वह डिग्री यूके में भी मान्य होगी, यानी कि इस डिग्री को लेकर आप वहाँ पर जा सकते हो, जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो तो इस डिग्री को वहाँ पर एज ए डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, जिससे क्या होगा, जो पेशेवर हैं उनका आवागमन आसान होगा और बाधाएं भी हैं वो कम होंगी। पहले क्या होता था, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता था, ज़्यादा बाधाएं होती थी। अभी समझौते के तहत जो बाधाएं हैं उनको कम कर दिया गया है, यानी कि वहाँ के छात्र यहाँ पर आकर जॉब कर सकते हैं और जो भारत के छात्र है वो डिग्री ले जाकर वहाँ पर अच्छी जॉब पा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, कि भाई अगर कोई भारतीय नर्स या अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट है, अगर वो यूके जाना चाहता है तो वहाँ पर यूके जाने के बाद उसको दोबारा परीक्षा नहीं देनी होगी। तो इस समझौते के तहत ये किया है। फिर अगला है पेशेवरों के लिए अस्थायी प्रवेश। यूके और भारत एक दूसरे के बिजनेस विजिटर किसी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होने वाली कंपनी के कर्मचारी, सेवा प्रदाता, निवेशकों को 90 दिन से 3 साल तक रुकने की अनुमति देंगे, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि भाई दोनों देशों ने एक दूसरे के बिजनेस विजिटर्स या पेशेवर या निवेशकों को 90 से 3 साल तक रुकने की अनुमति दे दी है। अगर जरूरत पड़ेगी तो यह अवधि अधिक बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब ये है, यानी कि पहले क्या होता था, अस्थायी प्रवेश नहीं मिलता था, अब ये अनुमति दे दी गई है कि भाई आप 90 दिन से लेकर 3 साल तक आसानी से रुक सकते हो, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप हम इसको आगे भी बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, दोनों देशों के जो संबंध है वो भी मजबूत हो जाएंगे। यानी जो वीज़ा की जो प्रॉब्लम्स होती थी, वीज़ा प्रॉब्लम्स होती थी, उनको दोनों देशों ने दूर कर दिया है। फिर है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। यह भारतीय कामगारों और उनके नियोक्ताओं को यूनाइटेड किंगडम में 3 वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट प्रदान करता है। सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी। भाई देखो इसका क्या मतलब, दोनों देशों ने क्या प्रावधान किया है। अब भाई आप भारत में रह रहे हो ना, आपको सोशल सिक्योरिटी टैक्स देना होगा। मान लो कोई एम्प्लॉय है, कोई छात्र है जिसने भारत में सोशल सिक्योरिटी टैक्स अभी अभी दिया है, मान लो उसने 1 महीने पहले सोशल सिक्योरिटी टैक्स दिया है, अब उसकी फाइल अप्रूव होगी कि आप यूके में जा सकते हो। अब उसने यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी टैक्स दे दिया और वो यूके में जा रहा, तो पहले क्या होता था, उसको यूके में भी टैक्स देना पड़ता था, यानी कि व्यक्ति को डबल मार पड़ रही थी। ठीक है, भारत में भी दिया, अब यूके में भी देना पड़ रहा है। लेकिन इस समझौते के तहत दोनों देशों ने क्या किया है, दोनों देशों ने ऐसा कर दिया कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने एक देश में टैक्स दे दिया है तो 3 वर्षों तक वह दूसरे देश में टैक्स नहीं देगा। मान लो आज आपने यहाँ टैक्स दे दिया, आज 6 सितंबर है, सितंबर में आपने यहाँ पर टैक्स दे दिया, अक्टूबर में आप यूके जा रहे हो, तो ये नहीं है कि आपको अक्टूबर में यूके में जाकर भी सोशल सिक्योरिटी टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, आपको 3 साल तक छूट है। दोनों देशों के बीच ये बातचीत हो जाएगी, हाँ भाई इस बंदे ने यहाँ पर टैक्स दे दिया है तो आप 3 साल तक उसको टैक्स की वसूली के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, टैक्स वसूल उससे नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब यही है। ओके, दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपने यहाँ टैक्स दे दिया, 3 साल की उसकी वैलिडिटी है, 3 साल तक आप चाहे भारत में रहो चाहे आप यूके में रहो, आपको यहाँ पर मतलब दोनों देशों में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर एक बार आपने किसी एक देश में टैक्स दे दिया तो दूसरे में टैक्स नहीं देना। माइक बिल्कुल ओके चल रहा है, आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। अगला है उत्पत्ति के नियमों का सरलीकरण।
साफ सिंपल अगर मैं इसकी बात करूँ तो दोनों देशों ने क्या किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है कि व्यापार करने में आसानी हो सके। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, निर्यातक उत्पाद की उत्पत्ति का स्व प्रमाणन कर सकते हैं। इसका देखो, इसका मतलब है कि जो एक्सपोर्टर है वो खुद यह प्रमाणित कर सकता है कि उसका माल जो है वो भारत से बना हुआ है। इसके लिए बार बार सरकारी दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती। आप यानी कि ये कह सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ अटैच्ड, हाँ सेल्फ, यही बोलते हैं स्व प्रमाणन। खुद ये वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि हाँ भाई ये भारत से बना हुआ है, कोई ज़्यादा दस्तावेज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो बात है वो है 1,000 पाउंड से कम के निर्यात के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती थी। पहले क्या होता था, अगर कोई आप सामान भेज रहे हो तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करवानी बहुत ज़रूरी होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया दोनों देशों ने कि भाई अगर आप 1,000 पाउंड से कम का निर्यात कर रहे हो, यानी कि आप छोटी मात्रा में निर्यात कर रहे हो, तो कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी दस्तावेज है वो आपको नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा, सरल हो जाएगा। जो छोटी चीज़ें भेजने में जो कठिनाइयाँ होती थी उनको आसान कर दिया गया है। फिर है उत्पाद विशिष्ट उत्पत्ति के नियमों को उस वस्त्र, मशीनरी और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे क्षेत्रों के लिए भारत की मौजूदा सप्लाई चेन के अनुरूप बनाया गया है। यानी कि इसमें क्या किया गया कि भारत ने ऐसे नियम बनाए हैं, इन उत्पादों के लिए ऐसे नियम बनाए हैं जो मौजूदा सप्लाई चेन के अनुकूल हो। इससे क्या होगा, इसका मतलब साफ सिंपल सा मतलब यही है कि जो भारतीय उद्योग है उनको नुकसान नहीं होगा, आसानी से वो निर्यात कर पाएंगे। पीएसआर यानी कि जो रूल्स और रेगुलेशन है ना, वो भारत ने क्या कर दिए हैं, सरल कर दिए हैं। सरल कर दिए तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में निर्यात होगा। जो भारतीय उद्योग है उनको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी अच्छी मात्रा में सेल हो रही है, सेल हो रही है, उनके पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो उनको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, साफ सिंपल इस पूरे इस पॉइंट का मतलब यही है कि भारत ने क्या किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है। ठीक है भाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, भारत के लिए सेटा का महत्व, सीटा का महत्व। सबसे पहला है निर्यात वृद्धि। तो भाई दोनों देशों ने क्या सोचा है, 2030 तक क्या लक्ष्य रखा है कि जो निर्यात हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, वो क्या है, भारत के ने क्या संभावना व्यक्त की है कि जो व्यापार है वो 20% से 40% तक बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि जो व्यापार है वो लगभग और लगभग कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, भौगोलिक संकेतक की सुरक्षा, जीआई की सुरक्षा। इसका क्या मतलब है, जीआई टैग क्या होते हैं, वो उत्पाद होते हैं जो केवल किसी एक खास इलाके से जुड़े होते हैं। भारत के जीआई उत्पाद जैसे फेनी, ताड़ी और नासिक वाइन को सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा कैसे मिलेगी, अब यूके ने क्या कर दिया, यूके ने इनको कानूनी सुरक्षा दे दी। जो ये उत्पाद हैं भारत के जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, यूके ने भी इन उत्पादों को सुरक्षा दे दी है, कानूनी सुरक्षा दे दी है। इससे क्या होगा, जो भारतीय किसान और जो स्थानीय उत्पादक हैं उनकी असली पहचान पहचान है वो सुरक्षित हो पाएगी। यानी कि यूके में अगर कोई कंपनी है जो नकली मतलब दूसरी ब्रांड वैल्यू से इन चीज़ों को बेच रही है, वो नहीं बेच पाएगी, क्योंकि जो यूके ने वो नियम सख्त कर दिए हैं। ठीक है, तो कोई भी नकली कंपनी वहाँ पर ये सामान नहीं बेच पाएगी जो अदर कंपनी है। ठीक है, तो इससे जो भारत के किसान और कारीगर हैं उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वहाँ पर उनका माल अच्छी तरह से बिक रहा है। फिर है बाजार तक पहुँच। बाजार तक पहुँच का क्या मतलब है कि जो ब्रिटेन का जो कृषि आयात बाजार है वो बहुत बड़ा है, लगभग और लगभग ये $3 लाख का बाजार है। करीब 37.5 बिलियन डॉलर, यानी कि 3 लाख करोड़ का ये बाजार है। अब यूके का कृषि बाजार बड़ा है, यानी कि यूके भारत से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ज़्यादा इंपोर्ट करेगा। अब ज़्यादा इंपोर्ट अगर भारत से करता है तो जो भारत के जो कृषि क्षेत्र है, यानी कि जो भारत के जो प्रोसेस्ड फूड हैं, एग्रीकल्चरल फूड्स हैं, वो बिना ड्यूटी वहाँ पर पहुँच पाएंगे। बिना ड्यूटी अगर वहाँ पर पहुँचेंगे तो वो सस्ते हो जाएंगे। सस्ते होने के कारण क्या होगा, जो यूके के लोग हैं वो इनको ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे। ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो जो भारतीय जो किसान है उसकी उपज का उसको बेहतर दाम मिलेगा, अच्छी तरीके से वो बेच पा रहा है उसको। और साथ ही जो भारत की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनको भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा अपना प्रोडक्ट बेचने को। इससे क्या होगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है भारत की और जो कृषि निर्यात है वो दोनों मजबूत हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग गया हो तो भाई मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो यूके का कृषि बाजार है, यानी कि यूके में जो लोग हैं जो कृषि से संबंधित प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा बाजार है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, सॉरी लगभग 3 लाख करोड़ का बाजार है। ठीक है, ज़्यादा संख्या में लोग ये उत्पाद खरीदते हैं तो भारतीय उत्पादक हैं जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं वो यूके में ज़्यादा बेच पाएंगे, क्योंकि क्या है, जो ड्यूटी फ्री कर दिया है, यानी कि टैक्स हैं कम कर दिए हैं एक्सपोर्ट पर। अब एक्सपोर्ट पर टैक्स कम है तो भारत से ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट की जाएंगी।
साथ ही टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है तो वहाँ पर भारत की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। सस्ती होने के कारण क्या है, ज़्यादा लोग उसको उनको उन चीज़ों को खरीदेंगे तो क्या होगा, भारत की आय में वृद्धि होगी, भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब यही है। अगला जो पॉइंट है वो है कामगार लाभ। सेटा कामगारों के अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें जागरूकता, निष्पक्ष अधिकरणों तक पहुंच और पारदर्शी कार्यान्वयन शामिल है। साथ ही महिला कामगारों को भेदभाव रहित परिवेश और लैंगिक समानता के प्रावधानों से लाभ मिलेगा। भाई पहले क्या होता था, जो हमारे बाहर से जो कामगार जाते थे उनको क्या कहते हैं, अच्छा माहौल नहीं मिल पाता था, यानी कि उनके जो अधिकार है उनकी हानि मानहानि हो जाती थी। अब क्या कर दिया है, समझौते के तहत इनके अधिकारों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिससे क्या होगा, जो कामगार हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी, यानी कि वो अपने हक की मांग कर सकेंगे। साथ ही उनको अच्छी न्याय तक पहुंच मिल पाएगी समय पर, और जो पारदर्शी क्रियान्वयन है यानी कि नियमों का सही पालन भी होगा। साथ ही महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे उनको भेदभाव रहित माहौल सुनिश्चित किया जाएगा कार्यस्थल पर, और जेंडर इक्वलिटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साफ सिंपल मतलब इसका यही है कि भारत पर क्या असर होगा कि भाई जो भारत के मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको उनकी जो कार्य स्थितियां हैं उनमें सुधार किया गया है। महिलाओं के लिए सुरक्षित और समान अवसर वाला कार्यस्थल उपलब्ध कराया गया है। मजदूरों की उत्पादकता और आत्मविश्वास भी इसके द्वारा बढ़ा दिया जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा नहीं, सॉरी, बढ़ जाएगा। भाई बढ़े तब, अब मजदूरों को ये पता है कि भाई हमें ये अधिकार मिल गया, तो उनका आत्मविश्वास तो भाई ऑटोमेटिक डेवलप करेगा, ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। ठीक है। एमएसएमई और क्षेत्रीय विकास, व्यापार बढ़ने से प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को फायदा होगा, जैसे त्रिपुर, कोलकाता और सूरत, भरूच। भाई एमएसएमई क्या होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये क्या होते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। सेटन ने क्या किया है, ब्रिटेन के बाजार में निर्यात का अवसर दे दिया है। यानी कि सॉरी, अरे यार ये बीच बीच में नोटिफिकेशन आ जाते हैं कई कई बार ओबीएस स्टूडियो से। मेरे को ये लगता है कहीं क्लास रुक ना गई हो, कहीं मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ वो बीच में क्लास रुकी हुई है। दोस्तों देखो क्या है, एमएसएमई और क्षेत्रीय विकास। जो एमएसएमई उद्योग है वो भारत की, मान लो आप कह सकते हो कि भारत की भाई रीढ़ की हड्डी है, भारत की अर्थव्यवस्था की। ठीक है। अब सेटा समझौते के तहत क्या हुआ, टैक्स कम कर दिए गए। टैक्स कम कर दिए गए तो ज़्यादा जो सामान है वो भारत से एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब एक्सपोर्ट सामान कौन करेगा, सामान को कौन बनाएगा, यही उद्योग बनाएंगे। ये उद्योग ज़्यादा माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनका मतलब इनका विकास हो रहा है, विकास हो रहा है तो क्षेत्रीय विकास भी पॉसिबल हो पाएगा। जैसे त्रिपुर का जो कपड़ा है, कोलकाता का जो चमड़ा है, और सूरत का रसायन यानी कि केमिकल्स हैं, ऐसे क्षेत्रों को भी क्या मिल पाएगा, सहयोग मिल पाएगा, यानी कि ये ज़्यादा संख्या में व्यापार कर पाएंगे। क्षेत्रीय विकास होगा, संतुलन होगा, स्थानीय स्तर पर जो रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे, क्योंकि भाई आपको ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करना है तो ज़्यादा लोग चाहिए बनाने के लिए, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, क्षेत्रीय विकास संभव हो पाएगा। अब है अगला पॉइंट, वो है भारत यूके संबंधों का महत्व। भारत और यूके के बीच जो संबंध है उनका महत्व क्या है। सबसे पहला है आर्थिक सहयोग। आप देखोगे कि जो भारत और यूके का आपसी व्यापार है वो फिलहाल $56 बिलियन का है। दोनों देशों ने लक्ष्य क्या रखा, 2035 तक की भाई आप इसको दुगना कर दोगे। इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में जो व्यापार है वो तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम निवेश की बात करें तो यूके भारत का छठा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। यूके भारत में छठा सबसे बड़ा इनवर्ड इन्वेस्टर है जो भारत में निवेश करता है। अगर सितंबर 2024 के आंकड़ों की बात करें तो यूके ने कुल $35 बिलियन का निवेश किया था। तो आप ये देख रहे हो कि जो यूके है वो भारत में अच्छी तरह से निवेश कर रहा है, जिससे भारत में जो नई कंपनियां और टेक्नोलॉजी है वो आ रही हैं। ब्रिटेन को भी भारत का बड़ा युवा बाजार मिल रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुको दोस्तों। अरे हाँ तो दोस्तों बिल्कुल सिस्टम सही चल रहा है। एक्चुअली क्या होता है, लैपटॉप छोटा है, छोटा होने के कारण अब देखो एक साथ इसमें माइक चल रहे हैं, बोर्ड भी चल रहा है, ओबीएस स्टूडियो भी चल रहा है, साथ ही लाइव रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो इतना सिस्टम ये वर्कलोड मतलब इस सहन नहीं कर पा रहा लैपटॉप। अब मैं आपसे अपील तो क्या करूँ यार, थोड़े से पैसे आ जाएंगे ना तो हम एक बोर्ड ले आएंगे, डिजिटल बोर्ड ले आएंगे। एक्चुअली क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो मेरी कंटिन्यूटी एक तो क्यों नहीं बन पा रही, कंटिन्यूटी इसी कारण नहीं बन पा रही कि भाई लैपटॉप सही से काम नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि भाई मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, 20-30 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बीच में बैग मार गया। अब जब बंदा यार 20-30 मिनट मेहनत कर रहा है, 30 मिनट लगातार मैं बोल रहा हूँ, बीच में एकदम लैग हो गया तो मेरा भी क्या है, दोबारा बनाने का मन नहीं करता। तो ये सिस्टम मेरे साथ बहुत, मान लो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही दे रही है। मैं क्या सोच रहा था,
फिलहाल देखो, मन की बात बता रहा हूँ, ये नहीं भाई हमारे पैसे खाने आ गया ये लड़का। मैं क्या सोच रहा हूँ कि ना मैं आपके लिए कोर्स लॉन्च करता हूँ। क्या लॉन्च करता हूँ? कोर्स, जिसका प्राइस हम क्या रखेंगे, लगभग 300 रुपये रखेंगे, 200 या 300 रुपये रखेंगे। उसमें हम आपको क्या कराऊंगा, जो टेस्ट सीरीज है ना, प्रीलिम्स की 2026 की, प्रीलिम्स 2026 की टेस्ट सीरीज है, वो हम टेस्ट करेंगे 1 से 5। 1 से 5 टेस्ट करेंगे हम 200 रुपये में। 300 भी छोड़ो, आप 200 रुपये में करेंगे। 200 रुपये में अगर आप करते हो तो ये मान लो आप एक टेस्ट का कितने हो गए, 40 रुपये हो गए एक टेस्ट के। तो भाई अगर आप इसमें सहयोग कर दोगे, देखो मेरे को तो कराने तो हैं, फ्री कराने हैं, लेकिन आपसे मैं ये रुपए क्यों डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करते हो, भैया आप मान लो मेरे से 236 सब्सक्राइबर फिलहाल जुड़े हुए हैं, 236 सब्सक्राइबर हैं, आप इनमें से भाई आप भी लो, अपने दोस्तों को बोलो भैया 5 टेस्ट फ्री कराए जाएंगे। 5 टेस्ट का अगर बोर्ड आ गया तो भाई सारे फ्री कराने हैं, 35 के 35 ही फ्री कराने हैं, इसके बाद भी 30 बच जाएंगे। अब दोस्तों क्या है कि मैगजीन होते हैं ना, मैगजीन को कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टेक्स्ट टेक्स्ट सॉरी टेस्ट को करना आसान है। अगर आप ये कर देते हो भाई, 200 200 रुपये मिला के, मान लो 1 1.5 लाख रुपए का बोर्ड आएगा, अगर ये अमाउंट हमारे पास इकट्ठी हो जाती है ना, तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, इतनी अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी हमारी। मेरे को ना आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप ये रुपए इकट्ठा करा देते हो, अच्छा एक बोर्ड आ जाता तो मेरे को भी भाई यूट्यूब इतना पैसा दे देता है भाई, आपसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यार अगर आप सहयोग कर सकते हो ना, तो इसमें सहयोग कर देना। आप अपने दोस्तों से बोलो, मान लो आप कितने कितने देते हैं, 200 200 रुपये देंगे ना, तो आप 1000 से भी इकट्ठा करा रहे हो तो 2 लाख रुपए हो जाएंगे यार। 1000 बच्चे मेरे हिसाब से होंगे तो नहीं यार, कोई नहीं, इसी लैपटॉप से काम चलाएंगे, तो ज़्यादा ही टारगेट हो गया। अब 2 लाख में ना बिल्कुल सही सिस्टम आ जाएगा, 1.5 लाख का तो आएगा बोर्ड, प्लस उसके लिए 50,000 का कुछ सिस्टम, मान लो कैमरा वगैरह भी होता है ना। तो मान लो ये भी हम सस्ता लेके आए, 40,000 तक लेके आए, 30,000 का लेके आए, तो भी यार बोर्ड तो अच्छा ही लाना पड़ेगा, 1 लाख 1.5 लाख का आएगा बोर्ड भी। अब पेरेंट्स से इतने पैसे मांगू, क्या बोलूँ मैं उनको भाई, 235 सब्सक्राइबर हैं, अब उनके लिए मैं बोर्ड मांग रहा हूँ यार। पेरेंट्स भी बोलेंगे भाई अपना ही पढ़ ले, अपनी जॉब कर ले। तो यार समझो, आप जो भी क्लास देख रहे हो ना, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि भाई ये ऐसे ऐसे क्लास हो रही है। दोस्तों ये बात तो देखो, क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी बोर्ड आने से। एक तो मेरे को देखो, अब ये अलग से बोर्ड है ना, ये चलाना पड़ रहा है। अब मान लो डिजिटल बोर्ड होता, अच्छे से मैं हाईलाइट कर पाता इन पॉइंट्स को भैया, ऐसे एक्सप्लेन करके, कुछ अदर फोटोज हैं वो भी इस पे ला सकता था। तो इतना तो आप स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हो, ये आपको भी पता है कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप सहयोग कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं कर सकते तो भाई इसी लैपटॉप से काम चलाएंगे, देखेंगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम भी आगे, बाकी लोगों की तरह। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला जो था, हम क्या कर रहे थे, भारतीयों के संबंधों का महत्व। भारतीयों के संबंधों का महत्व के बारे में अगर हम पढ़ें तो आर्थिक सहयोग, भाई जो फिलहाल भारत और यूके के बीच जो व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार है, वो 56 बिलियन डॉलर का, और दोनों देशों ने लक्ष्य क्या रखा है कि 2030 तक हम इसे दुगुना कर देंगे, यानी कि 5 साल में हम इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल करने का लक्ष्य दोनों देशों ने रखा है। निवेश की अगर हम बात करें तो यूके भारत में सबसे छठा सबसे बड़ा इनवर्ड इन्वेस्टर है, यानी कि भारत के अंदर यह इन्वेस्ट करता है। 2024 में भी अगर हम यूके की स्थिति देखें तो इसने भारत में 35 बिलियन डॉलर का निवेश किया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि यूके वो भारत में अच्छे से निवेश कर रहा है। ठीक है, फिर अगला है भू राजनीतिक सहयोग। भू राजनीतिक सहयोग, भारत और यूके वही कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साथ काम करते हैं, जैसे यूएन हो गया, यूएनएससी हो गया, G20 राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ है। और साथ ही यूके जो भारत की स्थायी सदस्यता की समर्थन करता है, स्थायी सदस्यता का किसमें, यूएनएससी में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद में भी जो यूके है वो भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। कुछ सैन्य अभ्यास भी हैं जो दोनों देशों द्वारा कराए जाते हैं, आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है सैन्य अभ्यासों के जरिए। इसके अलावा भारतीय प्रवासियों की अगर हम बात करें तो 2021 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग 18.64 बिलियन जो प्रवासी हैं वो यूके में निवेश कर रहे हैं। यूके में निवेश कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो भारतीय प्रवासी हैं वो मतलब भारतीय प्रवासी वो दोनों देशों की जो सांस्कृतिक और आर्थिक ब्रिज है उसका काम करते हैं दोनों देशों के बीच, तो इससे उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
यानी कि जो भारत और यूके के जो कल्चरल रिलेशन है वो इससे इम्प्रूव होंगे, क्योंकि बड़ी आबादी वहाँ पर निवेश करी है। शिक्षा सहयोग की अगर हम बात करें तो यूके के जो कई विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने भारत में कैंपस खोलने की योजना बनाई है। जैसे साउथ मेंटल विश्वविद्यालय है, जो गुरुग्राम में नीति बना रहा है कि भाई हम यहाँ पर खोलें। फिर स्वास्थ्य सहयोग, अगर आप कोरोना के टाइम की बात करें, कोविड-19 महामारी की बात करें, तो एस्ट्रोजेनेका और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने यूके को भी और जो दुनिया के अदर देश हैं, अदर कंट्रीज हैं, उनको समय पर जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो पहुंचाई थी। ठीक है, तो भारत और यूके के संबंध इस प्रकार बने हुए हैं। आगे बात करते हैं भारत यूके संबंधों में चुनौतियां क्या क्या हैं। सबसे पहला है विदेश नीति में मतभेद, कि भई ऐसा होता है जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष है। भारत क्या करता है? भारत तटस्थ है, ना तो वो रूस का समर्थन कर रहा, ना ये वो यूक्रेन का समर्थन कर रहा, लेकिन जो यूके है वो रूस के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, दोनों देशों के जो विचार हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इससे दोनों देशों के बीच जो माहौल है वो खराब हो सकता है। जो भारतीय प्रवासी हैं वो भी इसके कारण प्रभावित, भारतीय प्रवासी तो क्या प्रभावित होंगे भाई, इसे हम कह सकते हैं जो भारत और यूके का अगर मत एक नहीं है, तो जो रणनीतिक सहयोग है वो दोनों देशों के बीच कम हो सकता है, सीमित हो सकता है। यूके की आंतरिक राजनीति, भाई ब्रिटिश की संसद और वहाँ के कुछ नेता ऐसे हैं जो कश्मीर और जो भारत के आंतरिक मामले हैं उन पर टिप्पणी करते रहते हैं। इससे भारत क्या सोचता है कि ये हमारी संप्रभुता पर खतरा है, संप्रभुता में दखल दे रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच जो तनावपूर्ण माहौल है वो विकसित हो जाता है। ठीक है, कई बार वहाँ पर जो प्रवासी रह रहे हैं उनको भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। फिर एक खालिस्तानी अलगाववाद, यूके में खालिस्तान समर्थक तत्व शामिल हैं जो कि पंजाब को भारत से अलग होने की मांग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं इस मांग का। तो भारत इसको भी अपनी संप्रभुता के खिलाफ खतरा मानता है। फिर अगला है प्रत्यर्पण संबंधी मुद्दे मुद्दे प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद भी क्या है कि भाई जो भारत से भागे हुए जो कुछ भगोड़े हैं, जैसे विजय माल्या है जो यूके में रह रहा है। देखो, प्रत्यर्पण संधि क्या होती है? अगर कोई देश, सॉरी, भारत और यूके के बीच प्रत्यर्पण संधि है, यानी कि अगर कोई अपराधी या भगोड़ा एक दूसरे देश में भाग जाता है तो आप उसको सौंप दोगे एक दूसरे देश को। ये है कि भाई अगर भारत का कोई अपराधी यूके में भाग गया, भारत में कोई कांड करके यूके में भाग गया, तो यूके क्या करेगा, उसको तुरंत भारत को सौंप देगा। तो इसी प्रत्यर्पण संधि का यही मतलब होता है कि अगर कोई भारत से यूके भाग गया तो यूके उसको वापस लौटा देगा, यूके से कोई भारत भाग गया तो भारत उसको वापस लौटा देगा। लेकिन वास्तव में यह जो संधि है वो रियल रूप में काम नहीं कर रही, वास्तविक रूप में यह काम नहीं कर रही। जैसे आप विजय माल्या के एग्जाम्पल लो, जो भारत से कई सालों से फरार हुआ है, भागा हुआ है, लेकिन जो यूके है वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहा। तो ये दोनों देशों के जो राजनीतिक रिश्ते हैं उसमें क्या कर सकता है, तनाव पैदा कर सकता है। एक्चुअली दोस्तों क्या है, आज हम इस क्लास को यही रोकते हैं, क्योंकि देखो आज एक तो मेरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि मैगजीन मेरे को मैगजीन मैंने पढ़ी थी 2 तारीख को। ठीक है, 2 तारीख को पढ़ी थी, तो आज आप देखोगे एक टॉपिक को कवर करने ही मेरे को 40 मिनट लगी, और ना मेरे को खुद भी ये लग रहा है कि ये टॉपिक अच्छे से कवर नहीं हुआ है। क्योंकि भाई जब तक मेरे को ये संतुष्टि नहीं मिल जाती कि हाँ भाई मैंने अच्छा कराया है, लेकिन ये टॉपिक मेरे को अच्छा नहीं लगा कि भाई मैंने इसकी बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं दी है कई बार बीच में, या आप ये कह सकते हो कि भाई पॉइंट्स को मेरे को देखने में दिक्कत होगी। भाई देखो, अगर मैंने अभी अभी मैगजीन पढ़ी पहली जो वीडियो होती थी उसमें मैं क्या करता था, कोई टॉपिक पढ़ाना है मेरे को, मान लो आज आईआर का सेक्शन पढ़ाना है, तो आईआर को मैं पहले अच्छे से पढ़ के आता था कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है उनको देखता था। लेकिन आज मैं बिल्कुल बिल्कुल टू द पॉइंट सीधा आपकी क्लास लेने आया था, क्लास लेने आया क्योंकि अभी लाइट आई थी हमारे यहाँ पर 8 बजे से। ठीक है, 8 बजे के बाद मैंने लैपटॉप चार्ज लगाया था यहाँ पर आके घर पे, लैपटॉप चार्ज किया तो 1-2 घंटे में चार्ज हुआ, उसी के बाद आपकी क्लास शुरू कर दी। तो भाई मेरे को ये नहीं लग रहा कि मैंने अच्छी क्लास दी है, सही बता रहा हूँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको समझ आ गया तो भी अच्छा है, लेकिन मैं ना कल दोबारा इसको रिकॉर्ड करूँगा। ये भी क्लास देखो, बताऊँ भाई मैंने क्यों रिकॉर्ड की है। आप में से ना कुछ दोस्त जो अच्छे सब्सक्राइबर हैं, सभी जो प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो कमेंट कर रहे थे कि भाई आप क्लास नहीं लेके आ रहे, क्लास नहीं लेके आ रहे। तो मैंने उनको यही बोला था कि भाई आज रात तक आपको क्लास मिल जाएगी। इस क्लास का उद्देश्य ये था कि भाई बच्चा क्या होता है, मान लो मैंने ये चैनल शुरू कर दिया, ठीक है, अब बच्चा वेट कर रहा है
कि भाई क्लास नहीं आ रही, क्लास नहीं आ रही, तो वो क्या करता है भाई, उसका विश्वास थोड़ा कम हो जाता है। तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए मैंने आज ये क्लास रिकॉर्ड करने की सोची थी। और लगभग ना, सही बताऊँ, आज अब 7 तारीख हो चुकी है, संडे है आज, संडे के 12:41 हो चुके हैं, 12:41 हुए हुए हैं। अब मेरे को सुबह आई थिंक मैं लाइब्रेरी जाऊँगा, कल छुट्टी भी है, लाइब्रेरी जाके वहाँ पर अच्छे से क्लास रिकॉर्ड करूँगा, अच्छे से पढ़ूंगा मैगजीन को, फिर आपकी क्लास है वो दोबारा से स्टार्ट करूँगा। जो मेरे कुछ भाई हैं उनके कमेंट आए हुए थे, जैसे परमेश्वर मोहल्ले का कमेंट आया हुआ था कि भैया सेकंड क्लास कब लाओगे, साथ ही प्रियांशी कौशल मैम है जो लड़की है, उसका आया हुआ था, थैंक यू सर, आगे भी मंथली मैगजीन कंटिन्यू करिएगा प्लीज़। अगर देखो मैं आपके कमेंट्स पढ़ के बताऊँ ना, तो मेरी क्लासेस भी क्या क्या कमेंट आए हुए हैं, एक बार देखो किस किस के आए हुए हैं। सबसे पहला है योगा 12396, थैंक यू, अब तक विजन आई का सबसे अच्छा चैनल है, थैंक्स लॉट भाई, आपने इतना अच्छा कमेंट किया। रेनू बोस 4280, भैया आगे की भी कराओ क्लास, बहुत अच्छी है क्लास, पॉलिटी इकोनॉमिक्स भी कराओ भैया। पायल यादव का आया हुआ है, थैंक यू भैया। सपना का है, अपने आपने बहुत अच्छे से समझाया है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो प्लीज़ सर। भाई सपना, एक्चुअली हमारे फ्लड के कारण, हमारे एरिया में बाढ़ के कारण ये थोड़ी कंटिन्यूटी टूटी है हमारी। हालांकि मैंने आपके साथ ना 8 तारीख का ये किया था, अल्टीमेटम दिया था कि भाई 8 तारीख तक मैं आपकी पूरी मैगजीन की क्लास लेकर आऊँगा, लेकिन सॉरी भाई, इसके लिए ये मैगजीन की क्लास 8 तारीख को नहीं आ सकेगी। क्योंकि क्या है, फ्लड के कारण हमारे एरिया में इलेक्ट्रिक सप्लाई और इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल ही पूरी तरह से बाधित हो चुकी थी। ना तो हम लैपटॉप चार्ज कर पाए, ना अगर वीडियो बना भी लेता तो इंटरनेट नहीं था। ठीक है भाई, क्योंकि पानी यहाँ पर इतना भरा हुआ था, पेट 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 तक पानी भरा हुआ था। मैं आपके साथ कुछ शॉर्ट शेयर करूंगा चैनल पर, तो आप देख सकते हो, और आप भाई विश्वास नहीं करोगे, अभी भी बारिश आ रही है। अगर मैं आपको सुनाऊँ ना बाहर आवाज़, तो अभी भी बारिश हो रही है। तो आप इतने थोड़ी जो सिचुएशन उसको समझो, उसके अनुसार ही रिस्पॉन्ड करना भाई, ठीक है। जो हमारी जो 8 तारीख का 8 तारीख तक का जो हमारा वो था कि भाई 8 तारीख तक मैगजीन को पूरा लेकर आएंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ कि 8 तारीख के बाद, अब मान लो कल 7 तारीख है ना, तो 15 तारीख तक इसको मैं पूरा करा दूंगा। क्योंकि मेरे ऊपर ना ये थोड़ा बर्डन सब नहीं हुई है, मेरे को अब दिमाग में ये रखा है यार, मैंने विश्वास तो दिला दिया कि हाँ भाई 8 तारीख तक लेके आऊँगा, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि यार सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है। तो आप समझो बात को, ठीक है। फिर जो अगला कमेंट आया हुआ है वो है PKS 2030 का, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन भैया, ठीक है भाई। स्मार्ट हरियाणा न्यूज़, वाह भाई, हमारे चैनल में भी स्मार्ट नाम है, स्मार्ट हरियाणा न्यूज़ से आया हुआ है, बहुत अच्छी क्लास है सर, आप इसको बंद मत करना। जी बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, एक्सप्लेंड इट वेरी वेल सर, थैंक यू। योगा 12396, तो भाई बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं आपके, अब ज़्यादा पूरे तो मैं पढ़ नहीं सकता। पूजा चौधरी जी का भी कमेंट आया हुआ है, गौरव भारद्वाज भैया का भी कमेंट है, इसके अलावा मोहित पंडित, अमन मिश्रा गुड, डिफेंस जीके ट्रिक सुपर क्लास सर, वेरी भाई, वेरी वेरी थैंक यू ब्रो। आर के के रंजना, बहुत खूब सर जी। नरेंद्र जाट, दिल का वो भेजा हुआ भाई, थैंक यू वेरी मच। साहिल सिंह, अच्छा लेक्चर है। सुनील सैनी, धन्यवाद दोस्त, ठीक है भाई दोस्त। साहिल सिंह, अच्छा लेक्चर है भाई। बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए हैं, अब पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आज ही जो अभी अभी आज ही क्लास का जो कमेंट आया था वो आया था परमेश्वर मोहल्ले जी का, सेकंड क्लास कब आएगी भैया, तो भैया आपके लिए ये क्लास रिकॉर्ड की है, आप इसको देखो, ठीक है। प्रियंशी कौशल का भी आज भी कमेंट आया था कि थैंक यू सर, आगे भी मंथली मैगजीन को कंटिन्यू कीजिएगा। तो भाई आपके लिए ये मैगजीन लाई गई है, मैगजीन की क्लास लाई गई है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। देखो आपको मैं बारिश की आवाज़ सुनाऊंगी, अभी भी आ रही है, कोई नहीं, आप विश्वास कर लोगे, कुछ शॉर्ट्स में अपलोड करूँगा, तो आप देख सकते हो कि भाई हमारे यहाँ पर कैसी स्थिति थी जिसके कारण हम क्लास नहीं कर पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मैं इस टॉपिक को संडे को अच्छी तरह से दोबारा से रिकॉर्ड कर दूंगा, बहुत ही अच्छी, मतलब अब आज हमें 40 मिनट लगी है ना, तो कल इसमें टॉपिक में 25 मिनट लगेंगे, 20 या 25 मिनट। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बाय, गुड नाइट।